Hello guys, I am Pratiksha Chauhan, your polity educator on Arpita Sharma classes. We are going to cover today emergency provisions. Before we resume here is a wonderful announcement. Unacademy is launching new batches from 1st February 2021 for your UPSC CSE journey equipped with India's best educators. It is an iconic subscription where you will be getting your personal coach as well who will guide you in the entire preparation journey right from prelims till interview. Unacademic iconic prices will increase on 31st January. Beat the price hike and get your subscription now and get 10% discount by using Sharma 20. How to get the iconic subscription? Download the Unacademy Learning app, register and sign on the app. Select the goal as UPSC CSE GL, select iconic and choose the duration which suits you best. Enter referral code SHARMA20 to get 10% instant discount. Iconic subscription is the premium subscription of Unacademy. It offers India's best educator, personal coach, means question and answer, practice study planner, experts guides, interactive live classes, structure courses and PDFs and live tests and quizzes. Hurry up, get your Iconic subscription now. So, we will start with the topic emergency provisions. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स को कई अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इंडिया में गवर्नमेंट क्वासी फेडरलिज्म नेचर की है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं जर्मनी के वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन से. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं. आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में. ये आर्टिकल 3 टाइप्स की इमरजेंसी की बात करते हैं. पहला, आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं. आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी की और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स के बारे में. आर्टिकल 352 कहता है अगर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में है तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं. प्रोक्लेमेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है. प्रेसिडेंट को जो सही लगता है इस केस में वो करते हैं. अब समझते हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. जैसे दो कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों डिक्लेयर करें कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म फोर्सेस यूज करने वाले हैं तो उसे कहते हैं वॉर. वहीं एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे दो कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और इन दोनों ने फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं दिया आर्म फोर्सेस यूज करने का और उनमें से एक कंट्री दूसरे के अगेंस्ट आर्म फोर्सेस यूज कर रही तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं. तो इन दोनों ग्राउंड पर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी. वहीं आर्म रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी. आर्म रिबेलियन का 44th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है. इससे पहले आर्म रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म यूज करते थे. इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है. जानते हैं वो 3 नेशनल इमरजेंसीज के बारे में. पहली प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी में चाइना ने इंडिया के ऊपर 26 अक्टूबर 1962 को अटैक किया. प्रेसिडेंट ने इस इमरजेंसी को आर्टिकल 352 एक्सटर्नल एग्रेशन इस ग्राउंड पर अनाउंस किया था. साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 359 यूज करते हुए सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को भी सस्पेंड कर दिया था और ये भी कहा था कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं. इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और मेंबर ऑफ प्रीवियस पार्टीज ने अपोज किया और 200 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए.
इस ग्राउंड पर कि उनकी एक्टिविटी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब 21 अक्टूबर 1962 को चाइना के साथ की वॉर खत्म हो गई, पर इमरजेंसी नहीं रुकी, ये चलती रही। अब पहली इमरजेंसी चल ही रही थी कि अप्रैल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो सितंबर 1965 वॉर में बदल गया और दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर हो और दोनों कंट्रीज ने प्रोक्लेमेशन साइन किया, जिसे कहते हैं ताशकेंत एग्रीमेंट। सब चीज नॉर्मल हो गई थी, इंडिया चाइना का वॉर भी खत्म हो गई थी, लेकिन तब भी इमरजेंसी लागू थी। नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज हो रहा था। पब्लिक कैंपेन और अपील होने लगी कि गवर्नमेंट इमरजेंसी हटाए और साथ ही साथ इंटरनेशनल फोकस भी आने लगा। इन अपील्स के चलते गवर्नमेंट ने जनवरी 1968 में नेशनल इमरजेंसी खत्म की। अब देखते हैं सेकेंड इमरजेंसी को, जिसे रिवोक किया गया 3 दिसंबर 1971 में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। जैसे ही इमरजेंसी शुरू हुई, वैसे ही पार्लियामेंट ने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट, कॉफी पोसा एक्ट और गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स अडॉप्ट कर लिए। ये 3 एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाए गए। इन 3 एक्ट के पास होते ही सेंटर पावरफुल हो गया था। इसका सेंटर ने काफी मिसयूज किया। बहुत सारे अरेस्ट, कस्टोडियल डेथ और इनकाउंटर्स होने लगे। पहली इमरजेंसी की तरह ही इंडिया पाकिस्तान में वॉर खत्म हो गई थी, पर इमरजेंसी खत्म नहीं की गई थी। यहां तक कि वॉर खत्म होने के बाद भी प्रेसिडेंट ने 1974 में यह कह दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी के चलते मीसा एक्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। सेकेंड इमरजेंसी के चलते जुलाई 1975 में थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। 25 जून 1975 की रात को प्रेसिडेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जारी कर दिया। इसमें यह हुआ था कि कुछ दिन पहले इमरजेंसी की जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन में इंदिरा गांधी को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी पाया था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको पब्लिक ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आने वाले 6 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस एज्यूम नहीं कर सकती हैं। इसके चलते इंदिरा गांधी ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और उस समय सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पर थी और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केवल कंडीशनल स्टे मिल रहा था। ऑर्डर आते ही अपोजिशन रिजाइन की डिमांड करने लगा, तो 25 जून 1975 की रात को बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग किए हुए इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट के पास नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का लेटर भेज दिया। तो जब भी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करवाना होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट करना होता है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इमरजेंसी लागू हो गई थी। 1975 की जो इंटरनल इमरजेंसी थी वो काफी रिस्ट्रिक्टेड थी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था, साथ ही साथ इंटेंसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रोक्लेम किए जा रहे थे, जैसे स्लम हटाओ मूवमेंट, फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट किया जा रहा था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जा रही थी। इस सेंसरशिप के चलते पार्लियामेंट के लिए कुछ रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे थे। इस इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पावर को चेंज कर दिया। 23 मार्च 1977 में इस इमरजेंसी को रिवोक किया गया। अब जानते हैं इमरजेंसी अप्रूव कैसे होती है। सबसे पहले
कैबिनेट से पास होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अगर कैबिनेट आर्टिकल 352 के ग्राउंड से सेटिस्फाई है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को रिटन एडवाइस देते हैं कि इमरजेंसी इशू होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट कैबिनेट से सेटिस्फाई होते हैं तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं। ये इमरजेंसी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, ये पार्लियामेंट में डिसाइड होता है। पार्लियामेंट से अप्रूवल जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी के दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, दोनों ही हाउसेस की टोटल स्ट्रेंथ, उसकी मेजॉरिटी इमरजेंसी को अप्रूव करे, और दूसरा 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहें और वोट करें। स्पेशल मेजॉरिटी की कंडीशन है वो 44th अमेंडमेंट में ऐड हुई है। इससे पहले पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी यूज कर रही थी। अगर दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं तो ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगी। वैसे तो नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनाइट पीरियड के लिए प्रोक्लेम कर सकते हैं, तो भी पार्लियामेंट केवल 6 मंथ्स के लिए अप्रूव करती है। अगर एक्सटेंड करवाना है तो सेम प्रोसेस यूज होगा। अगर दोनों हाउसेस में एक ही हाउस अप्रूव करे या दोनों हाउस कोई एक्शन ना ले तो केवल 1 मंथ के लिए इमरजेंसी लगती है। 44th अमेंडमेंट के बाद इमरजेंसी लागू करना बहुत मुश्किल हो गया था और उसे रिवोक करना बहुत आसान हो गया था। रिवोक करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर प्रेसिडेंट को लगता है जिन कंडीशन पर इमरजेंसी को लागू किया गया है कि वो कंडीशंस अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वो तुरंत इमरजेंसी रिवोक कर सकते हैं। उन्हें बोथ हाउसेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर लोकसभा डिसअप्रूव करती है इमरजेंसी को तो उस दिन इमरजेंसी खत्म हो जाती है। आर्टिकल 353 कहता है सेंटर स्टेट ऑफ डायरेक्शन देता है और लॉ बना सकता है। ये आर्टिकल 353 क्लॉज बी कहता है कि यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दी गई चीजों के लिए लॉ बना सकता है। इसमें यह समझ आता है कि स्टेट की पावर सेंटर के पास शिफ्ट होने लगती है, सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दिया गया है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 कहता है आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं, पर 44th अमेंडमेंट में ये चेंज लाया कि सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन इन दो ग्राउंड के बेसिस पर इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, आर्म रेबेलियन के वक्त नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्रोक्लेमेशन जारी करके बाकी की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर से। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 12 से 35 तक को सस्पेंड कर सकता है, पर 44th अमेंडमेंट के कारण आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। अब इमरजेंसी में 4 अमेंडमेंट ऐड हुए। पहला 38th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 352 को चेंज किया। 38th अमेंडमेंट से पहले प्रोविजन ये था कि प्रेसिडेंट जिन रीजन की वजह से इमरजेंसी ला रहे हैं वो रीजन को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उन रीजन को जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बट 38th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 352 में क्लॉज 5 ऐड कर दिया और कहा प्रेसिडेंट जिन भी रीजन से सेटिस्फाई होकर इमरजेंसी ला रहे हैं वो रीजन फाइनल होगा, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। पर 44th अमेंडमेंट के थ्रू और मिनर्वा मिल्स केस के बाद 38th अमेंडमेंट उनको कर दिया गया और प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेसिडेंट जिस रीजन से इमरजेंसी ला रहे हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
38th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ये अमेंडमेंट इमरजेंसी के वक्त लाया गया था। इसमें यह कहा गया पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट लेकर आती है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। स्टेट गवर्नर पावर सेंट्रल गवर्नर के पास ट्रांसफर होने लगी। अब 44th अमेंडमेंट को लाया इसलिए गया था क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के चेंजेस को हटाया जा सके। 44th अमेंडमेंट के दो एम थे। पहला, पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट को कंट्रोल किए जा रही थी उससे कम कर सके। दूसरा, इमरजेंसी का जो ईज था उसे कर्टेल कर सके। 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का चेंज करके आर्म रेबेलियन कर दिया। इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी उसे स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया। आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकता और कोर्ट हेबस कॉर्पस रिट इशू कर सकते हैं। 38th अमेंडमेंट को हटा के 44th अमेंडमेंट कहा प्रेसिडेंट जिस भी रीजन से इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की। आर्टिकल 365 को स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को तीन चीजों से बचाए। पहला, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए, दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और तीसरा है सेंटर को ये इंश्योर करना है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की रिस्पेक्ट करे। सो आर्टिकल 355 सेंटर पर स्टेट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी इंपोज करता है। टू फुलफिल दिस ड्यूटी, सो आर्टिकल 356 में ये डिफाइन किया गया है जो ये कहता है कि किसी भी स्टेट का गवर्नर एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेसिडेंट को कन्वे करता है कि स्टेट अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रहा है या फिर प्रेसिडेंट किसी और तरीके से सेटिस्फाई है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे। अब स्टेट के रिस्पेक्ट में 356 के अलावा प्रेसिडेंट को पावर मिला है कि 365 के अंदर कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि सिचुएशन आ गई है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा है और वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। अब इन आर्टिकल्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था तो पूरी कंट्री पे अनरेस्ट छा गया था। हजारों लोगों की जानें गई थी। इसकी वजह से 15 दिसंबर 1992 को प्रेसिडेंट ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और प्रेसिडेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारे स्टेट सेकुलरिज्म को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जब कुछ साल पहले कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया तो आर्टिकल 356 के वैलिडिटी को लेकर फेमस केस एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसी और कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते और प्रेसिडेंट को सेटिस्फैक्शन जिस ग्राउंड पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे थे दैट इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल और ड्यूरेशन की। जिस दिन से प्रेसिडेंट इमरजेंसी इशू करते हैं उस दिन से 2 मंथ के लिए इमरजेंसी वैलिड रहेगी, पर जिस दिन से प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इशू की है उस दिन वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए पहुंच जाएगी। अब अप्रूवल सिस्टम है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सिंपल मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का 50%। इफ पार्लियामेंट अप्रूव इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स। अगर अप्रूव नहीं करती है तो 2 मंथ के बाद खत्म हो जाएगी। स्टेट इमरजेंसी ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए हो सकती है पर हर 6 मंथ्स में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। अब 1 ईयर से ज्यादा इमरजेंसी को एग्जिस्ट करने के लिए 2 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है।
पहला, इंडिया में या उसके किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब आर्टिकल 352। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि स्टेट में कुछ डिफिकल्टी होने के कारण लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो 1 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। रिवोकेशन में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिना किसी के अप्रूवल के लिए इमरजेंसी रिवोक कर सकता है। अब नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के डिफरेंस को समझते हैं। पहला, नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के थ्रू सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, बस आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। वहीं स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब नेशनल इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन इनके बेसिस पर अनाउंस की जाती है। वहीं स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और 365 में जो मेंशन ग्राउंड्स हैं, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस या कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो ना करे या सेंटर के डायरेक्शन को ना माने। तो तीसरा आता है, दोनों ही इमरजेंसी को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, पर प्रोक्लेम करते साथ 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी में अप्रूवल होना होता है। वहीं स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल होना होता है। ये दोनों इमरजेंसी 6 मंथ्स के लिए अप्रूव होती हैं और इन्हें हर 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट से एक्सटेंशन के लिए फिर से अप्रूवल लेना होता है। अब फोर्थ डिफरेंस है, नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वहीं स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए अप्रूव हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं। इसके साथ लोकसभा रेजोल्यूशन निकाले कि वो इस इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करती है तो उसी दिन इमरजेंसी को सस्पेंड होना होता है। वहीं स्टेट इमरजेंसी को रिवोक करने का पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही सस्पेंड नहीं होते हैं, पर सब्सटेंशियल पावर पार्लियामेंट के पास जाती है और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सके कि स्टेट के बिहाफ पर लॉस फॉर्मुलेट कर सके, और स्टेट इमरजेंसी में स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और अगर चाहे तो प्रेसिडेंट गवर्नर को ये पावर ट्रांसफर कर सकते हैं और गवर्नर चीफ सेक्रेटरी की मदद से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव की ड्यूटी पार्लियामेंट के पास चली जाती है। तो ये डिफरेंसेस थे बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल ऑफ स्टेट इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये देश में कभी नहीं लगी है। एक बार इसे लगाने को सोचा गया था, तो 1991 में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का सोचा गया था, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो 80s और 90s का इंडिया था वो प्रेजेंट इंडिया से काफी अलग था। टोटल 21 एरियाज में गवर्नमेंट के अंदर आते थे और 70-90s के पीरियड में इंडिया बहुत कुछ फेस कर रहा था, जैसे मल्टीपल वॉर्स लाइक इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से देश की जितनी भी वॉर या डिफेंस स्पेंडिंग थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी, जिससे हमें वॉर और डिफेंस के एक्सपेंडिचर के लिए इंटरनेशनल एलिमेंट से लोन लेना पड़ रहा था और कंट्री में ऑलरेडी इन्फ्लेशन था और इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था कि 80-90s का जो बजट था उसमें 14% इंटरेस्ट था। इस वजह से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की सोची गई। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास 3 कंडीशंस हो जाते हैं। पहला, मिंटिंग, नए नोट रिलीज करे, बट ऐसे करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा था इंटरनेशनल हेल्प, ऑलरेडी हम इंटरेस्ट और लोन में थे तो ऐसे में इंटरेस्ट बढ़ना सही ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन था डोमेस्टिक हेल्प लेना, मतलब अपने ही लोगों से हेल्प लेना, पर
इन्फ्लेशन के चलते पैसा ही नहीं था। तो ये 3 ऑप्शन आउट हो जाते हैं। अब जानते हैं इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है कि इंडिया या किसी की फाइनेंशियल या क्रेडिट को खतरा है तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव कर दी, उसके 2 मंथ के अंदर उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होना होता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगी, और अगर अप्रूव कर देती है तो इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो इसे प्रेसिडेंट खत्म कर सकते हैं। वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, देन ही कैन ओनली एंड इट। अब जानते हैं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होती है तो उसका असर क्या होगा। पहला, यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव को बताती है कौन से स्टैंडर्ड अडॉप्ट करें, उन्हें कैसे फंक्शन करना है और अपने स्टेट पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं। दूसरा, हर स्टेट का मनी बिल या फाइनेंशियल बिल उसे प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए रोका जाएगा। और तीसरा, यूनियन जो है स्टेट को ये डायरेक्ट कर सकती है जो तुम्हारे अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस को कम कर दो। और यूनियन ये भी कह सकती है वो क्लासेस ऑफ पर्सन जो यूनियन में काम करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, उनकी सैलरी, अलाउंस, पेंशन को भी रिड्यूस कर सकती है। सो इट इज ऑल अबाउट emergency provisions. We have discussed all types of emergency. There are 3 types of emergency we have discussed: national emergency, president rule, and financial emergency. So it is all about. Thank you.